नमस्कार मित्रों, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि हमारे 11th बायो से है। ठीक है, 11th बायो से रिलेटेड है और 11th बायोलॉजी के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में खास क्या है? तो चैप्टर नंबर 5 जो है, तो ये चैप्टर नंबर 5 है ना, ये सिर्फ 11th के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये 11th के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तो ये रीड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पौधे के विभिन्न भाग। ठीक है, पौधे के विभिन्न भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं पादप आकारिकी, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या है? बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सिलेबस है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पादप के आकार का अध्ययन करते हैं। तो इस प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं? हम पादप के आकार का अध्ययन करते हैं कि भाई पादप का आकार किस प्रकार का होता है। ठीक है, चलो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम मॉर्फोलॉजी की क्या परिभाषा है। मॉर्फोलॉजी की यह परिभाषा है, देखिए आप, कि पादप विज्ञान की वह शाखा। क्या परिभाषा है? देखिए कि पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधे के विभिन्न भागों जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फल, पुष्प एवं बीज के आकार व बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम पादप आकारिकी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम पादप आकारिकी कहते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं भाई। और पादप आकारिकी या प्लांट मॉर्फोलॉजी जो है, इस प्लांट मॉर्फोलॉजी की जो जनक है उनका नाम है विलियम हाफमिस्टर। क्या नाम है उनका? विलियम हाफमिस्टर नाम है। तो आप याद रखिए, प्लांट मॉर्फोलॉजी की जो जनक है वो कौन है? विलियम हाफमिस्टर है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी के जो जनक थे उनका नाम था विलियम हाफमिस्टर। ठीक है, तो विलियम हाफमिस्टर ने क्या बताया हमको? विलियम हाफमिस्टर ने ये बताया बेटा कि पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों के विभिन्न भागों जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फल, फ्रूट और जैसे कि सीड, इन सब की बाहरी संरचना और आकार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी में और क्या है। तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं कि जो सबसे पहला भाग आता है बेटा वो आता है जड़। ठीक है, तो जड़ के बारे में हम क्या जानते हैं? तो जड़ के बारे में हम ये जाने कि ये सामान्यतः जमीन के अंदर होती है। कहाँ पर होती है जड़ें? जमीन के अंदर होती है और रंगहीन होती है, या फिर ये होती है बेटा भूरे रंग की। कैसी होती है? रंगीन होती है, या फिर कैसी होती है? भूरे रंग की होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। जिनका काम क्या होता है? जिनका कार्य होता है पौधे को मिट्टी में स्थिरता रखना, या फिर उसको क्या करना? स्थिरता प्रदान कर देना, मिट्टी से खनिज लवणों का अवशोषण करना, ये मूल के कार्य होते हैं। और क्या क्या काम होते हैं देखिए, और इसके अदर बहुत सारे काम होते हैं बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मूल के बारे में। तो इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जड़ों के क्या गुण हैं। तो जड़ें क्या, जड़ों का कैरेक्टर क्या है? तो जड़ों का कैरेक्टर ये है कि जड़ें सामान्यतः ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती का मतलब क्या? प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती है। अर्थात प्रकाश ऊपर है तो ये प्रकाश के नीचे गति करती है। प्रकाश जैसे प्रकाश इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ये जड़ें भी नीचे की तरफ गति करते हैं, अर्थात विपरीत दिशा में गति करती है। प्रकाश से दूर भागती है, अंधेरे में जाती है, ऐसा। उसके बाद बात करते हैं हम कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्व की दिशा में गति करती है। अर्थात आप जानते हो कि पृथ्वी का जो गुरुत्व केंद्र है वो कहाँ पर है? नीचे की ओर है। ठीक है, तो वहाँ गति करती है। अगर हम एक जड़ की संरचना देखें तो हमें एक जड़ की संरचना में 4 भाग दिखाई देते हैं। कितने भाग दिखाई देते हैं? 4 भाग दिखाई देते हैं। जैसे कि हम बात करें, एक तो हमें दिखाई देता है बेटा मूल गोप, एक दिखाई देता है हमें दीर्घीकरण क्षेत्र, एक दिखाई देता है हमें विभज्योति क्षेत्र, और एक दिखाई देता है हमें विभेदन या परिपक्वन क्षेत्र। इंग्लिश में बोले तो रूट कैप,
इलोगनेशन जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन और मैचुरेशन जोन। तो इस प्रकार से 4 जोन होते हैं एक मूल में। तो आइए देखते हैं मूल के विभिन्न जोन कौन कौन से। तो आप याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मूल का 4 भागों में से एक नहीं है। तो मूल गोप भी मूल का भाग है, दीर्घीकरण क्षेत्र भाग है, विक्षोभ की क्षेत्र भाग है और विभेदन या परिपक्वन क्षेत्र भी मूल का क्या है, भाग है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चर्चा करते हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है भाई मूल के क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है मूल के क्षेत्र। तो मूल के क्षेत्र होते हैं, मैंने बताया सबसे पहला क्षेत्र क्या होता है बेटा। तो सबसे पहले क्षेत्र की, ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्षेत्र की बात करते हैं। तो देखिए आप, ये क्षेत्र होता है सबसे पहला। मैंने नाम क्या बताया आपको, सबसे पहला क्षेत्र मैंने बताया आपको मूल गोप। तो ये जो नीले ब्लू कलर से बना हुआ ये मूल गोप है, ठीक है। ये सबसे लास्ट वाला भाग होता है मूल का, मूल गोप। उसके बाद वाला भाग आप देखिए बेटा, उसके बाद वाला भाग आप देखिए, इसके ऊपर सा जो ऑरेंज कलर से बना हुआ है ये विक्षोभ क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद कोशिका दीर्घीकरण, जहाँ पे कोशिका दीर्घ हो जाती है, जहाँ पे कोशिका एलोंगेट हो जाती है, एलोंगेटेड लंबी हो जाती है, वो होता है इसका दीर्घीकरण क्षेत्र। जहाँ पर कोशिका का क्या हो जाता है, कोशिका छोटी थी, अब कोशिका का दीर्घीकरण हो गया। तो इस तरह से आप इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, परिपक्वन क्षेत्र। जो ग्रीन गिरन से हमने परिपक्व क्षेत्र बना रखा है बेटा, इस पे क्या निकलते हैं, इससे मूल रोम निकलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक परिपक्व मूल के हमें कितने भाग दिखाई देते हैं। तो बेटा एक परिपक्व मूल के हमें 4 भाग दिखाई देते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं। एक भाग तो होता है बेटा, आप सब जानते हो, विक्षोभ की क्षेत्र, ठीक है, मूल गोप क्षेत्र, कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र, ठीक है। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं मूल रोम की, मूल गोप की या रूट कैप की बात करते हैं। रूट कैप की हम बात करते हैं बेटा। तो रूट कैप देखिए आप, ये रूट कैप, ठीक है। रूट कैप में क्या क्या चीज़ें देखो आप। रूट कैप के बारे में हम बात करते हैं कि मूल गोप क्या है। मूल गोप जड़ की शीर्ष भाग पर पाया जाता है। देखिए ये जड़ है, इसके शीर्ष भाग पर पाया जा रहा है और तथा वृद्धि करते हुई जड़ को भौतिक अवरोधों से सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब आप समझे ये क्या काम करता है। जैसे कि आपकी जो मूल है, ठीक है, जैसे कि कोई मूल है, ठीक है, जैसे कि कोई मूल है बेटा, तो मूल क्या करती है, वृद्धि करती है, भूमि में अंदर जाती है, ठीक है। मूल क्या करती है, भूमि में वृद्धि करती है और वृद्धि करते करते वो जमीन में धंसती है। तो आप जानते हो बीच में कंकड़ भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे, तो बहुत सारी चीजें बीच बीच में आएंगी। तो इन सारे बीच बीच की चीजों से बचाव के लिए, इन बीच वाली चीजों से बचाव के लिए क्या करना पड़ता है, इन सभी बीच वाली चीजों से बचाव के लिए कोई तो अवरोध होना चाहिए ना। तो वो अवरोध कौन है हमारे पास, वो अवरोध है हमारे पास यहाँ पर, ये जो मूल गोप है ये अवरोध है, ये बचाता है, ठीक है, ये बचाता है मूल। उसके बाद याद रखना इसका निर्माण कहाँ से होता है। इसका निर्माण होता है बेटा, याद रखिए आप इसका निर्माण। तो हम बात कर रहे थे हमारे मूल गोप की। तो मूल गोप के बारे में हमने बात करी, तो मूल गोप की बात कर रहे थे। तो मूल गोप जड़ की शीर्ष भाग पर मिलता है और इसका निर्माण किससे होता है। तो इसका निर्माण होता है बेटा कैलिप्टोजन नामक ऊतक से होता है। यहाँ पर एक कैलिप्टोजन नामक ऊतक होता है, उस कैलिप्टोजन नामक ऊतक से ही क्या होता है, इसका मूल गोप का निर्माण होता है। और याद रखना अतः इसे कैलिप्ट्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कैलिप्ट्रा भी कहते हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिए, कैलिप्ट्रा क्या है, ठीक है, तो इसको कैलिप्ट्रा कहेंगे। आगे चलते हैं बेटा, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट कैप की। अगर हम बात करें तो रूट कैप के लिए आपके पास एक चीज़ है, देखिए इसको इधर कर देता हूँ। देखिए रूट कैप जो है, रूट कैप मूल गोप की प्रत्येक संख्या प्रत्येक जड़ में एक ही होती है। तो याद रखना मूल गोप की संख्या प्रत्येक जड़ में क्या होती है, एक ही होती है। लेकिन केवड़ा जो होता है ना, उस केवड़ा में अनेक मूल गोप पाए जाते हैं। अगर एक जड़ की बात करें, हम एक जड़ की बात करें तो एक जड़ में मूल गोप की संख्या कितनी होती है, एक जड़ में एक ही मूल गोप होता है।
ठीक है, एक जड़ में एक ही मूलगोप होता है। लेकिन अगर हम बात करें केवड़ा की बात करें तो केवड़ा में क्या होगा बेटा, केवड़ा में कितने मूलगोप होंगे, तो केवड़ा में होंगे कितने मूलगोप, केवड़ा में होंगे हमारे पास अनेक मूलगोप। जलीय पौधों में जो मूलगोप की मूल पॉकेट्स पाए जाते हैं, जैसे पिस्टिया, लिमनिया, आइकोर्निया, जलकुंभी, इनमें क्या मिलता है, इनमें मिलता है बेटा जलीय पौधे जो है जितने भी मूल पॉकेट्स मिलते हैं। रूट पॉकेट्स में क्या होता है, रूट पॉकेट्स में एयर भरी होती है, वायु भरी होती है, और इन्हें बोलते हैं उत्प्लावन, जो इनको उत्प्लावन में क्या करती है, सहायता करती है। आगे हम मूल के रूपांतरण पढ़ेंगे, तो मूल के रूपांतरण में यही बातें आपको याद रखनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। तो अभी हम जिस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे विद्यार्थी, वो क्षेत्र कौन सा था, जिस क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे थे वो क्षेत्र था हमारा मूलगोप का क्षेत्र। उसके बाद आता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये रीजन भी आपको बता देता हूँ कहाँ पे होता है, फिर मैं बताता हूँ एक बार आपको, दोबारा से आप देखिए। ये वाला एरिया जो मैंने यहाँ पर कर रखा है, जो ऑरेंज कलर से बना रखा है, तो ऑरेंज कलर से बना हुआ एरिया विभज्योत क्षेत्र है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ के हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि जो विभज्योत क्षेत्र है इसकी खासियत क्या है, क्या खासियत है इस क्षेत्र की जो हम इसको पढ़ रहे हैं। देखिए चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इधर, चलो देखते हैं। तो विभज्योत के क्षेत्र के बारे में ये बताया गया है कि जड़ के शीर्ष भाग, शीर्ष यानी इसको अपेक्स बोला जाता है, तो जड़ के शीर्ष भाग के एकदम पीछे सक्रिय कोशिका विभाजन क्षेत्र पाया जाता है। और विभाजन से उत्पन्न जो कोशिकाएं होती है वो जड़ की लंबाई में वृद्धि करती है, और ये सेल्स पतली भित्ति वाली थिन वॉल्ड होती है। इनमें रिक्तिकाएं जो वैक्यूल्स होती है वो एब्सेंट होती है। इसी वजह से ये जो विभज्योत के क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं ये कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है, पतली भित्ति वाली होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, विभज्योत की परिभाषा एक बार फिर बोलते हैं। जड़ के शीर्ष भाग के एकदम पीछे सक्रिय कोशिका विभाजन क्षेत्र पाया जाता है, जिसे विभाजन से जो कोशिकाएं बनती है वो जड़ की लंबाई में वृद्धि करती है, अर्थात यहाँ से जड़ की लंबाई बढ़ती है, और ये सेल्स पतली भित्ति वाली होती है। इनमें रिक्तिकाएं वैक्यूल्स छोटी या एब्सेंट होती है। इसके बाद आता है आपका कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र। कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र की खास बात क्या है, तो देखिए इस क्षेत्र में जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन क्षमता तो नहीं पाई जाती, लेकिन ये कोशिकाएं क्या करती है, उपापचय रूप से सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, और एक्टिव होकर क्या कर लेती है, अपना आकार बढ़ा लेती है। और इस क्षेत्र जल अवशोषण और खनिज लवण का अवशोषण भी होता है। यानी ये क्षेत्र क्या करता है, ये क्षेत्र जल का अवशोषण भी करता है, और किसका अवशोषण करता है, खनिज लवणों का अवशोषण भी करता है। इसके बाद कौन सा क्षेत्र आता है, इसके बाद आता है परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र की खासियत क्या है, परिपक्वन क्षेत्र की बात हम करते हैं बेटा, तो देखो क्या बात है, इस क्षेत्र की सेल्स परिपक्वन हो जाती है। यानी याद रखो जो दीर्घीकरण क्षेत्र है ना, वहाँ की कोशिकाएं परिपक्वन हो गई, और वो कोशिकाएं परिपक्वन हो गई ना तो क्या करती है, किसी कार्य को करने हेतु विभेदित हो जाती है। भाई उसको बंटवारा कर दिया जाता है, कोशिका विभाजित हो गई है, अब तुझे कोई काम करना है तो ये कोशिका कोई ना कोई काम करेगी, है ना। तो इस क्षेत्र में काम करने के लिए कुछ अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर मिलते हैं, जैसे कि इस क्षेत्र में मूल रोम मिलते हैं, रूट हेयर्स मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, जल अवशोषण का कार्य रूट हेयर ही करते हैं। और मूल रोम याद रखना एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो समझ एक नहीं बात आपके, परिपक्वन क्षेत्र या विभेदन क्षेत्र की बात करते हैं। इस क्षेत्र की सेल्स परिपक्व होकर किसी कार्य को करने हेतु विभेदित हो जाती है, और इसी क्षेत्र में मूल रोम रूट हेयर भी पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से जल अवशोषण का कार्य करते हैं। एक नई बात समझ में, किसका कार्य करते हैं, जल अवशोषण का। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने इसके क्षेत्र देखे, उसके बाद हम जड़ों के प्रकार देखते हैं।
देखिए बेटा, जड़ों के कितने प्रकार होते हैं। जड़ों के प्रकार आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको जड़ों के प्रकार बता रहा हूँ। तो जड़ों के प्रकार में आप देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो प्रकार है, सबसे पहले मूसला मूल आती है, फिर अपस्थानिक मूल आती है, फिर रेशेदार मूल आती है। ठीक है, इस प्रकार से ये मूल आ रही है भाई। ठीक है बेटा, अब मूल में और क्या चीज़ें याद रखनी है, देखिए। ठीक है, क्या चीज़ हमको याद रखनी है, देखिए। मूसला मूल की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मूसला मूल की बात कर रहे हैं। तो देखिए आप, ये मूसल के जैसे है कि नहीं है, मूसला मूल की हम बात कर रहे हैं। तो ये इसमें क्या होती है, मूसला मूल में एक तो प्राथमिक जड़ होती है। देखो डायग्राम बना हुआ है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या बना हुआ है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है बेटा, ये एक तरह से, ये इस जगह पे देखिए आप, ये क्या बना हुआ है, ये प्राथमिक जड़ है। प्राथमिक जड़ के बाद ये रेड कलर से निकल रही है, इससे और जड़ें निकलती है, ये सेकेंडरी है। ये कौन सी है, सेकेंडरी। ये प्राइमरी। उसके बाद इस सेकेंडरी रूट से भी जड़ें निकलती है, वो कौन सी होती है, तृतीयक जड़ें होती है। अर्थात मूसला मूल का क्या मेन फंक्शन है, तो मूसला मूल से बेटा क्या होता है, मूसला मूल से जड़ें निकलती है। ठीक है, मूसला मूल से प्राथमिक जड़ निकलती है, एक मुख्य जड़ होती है। उसके बाद इससे दूसरी जड़ें निकलती है, वो द्वितीयक जड़ें होती है। उसके बाद इसे देखो आप, ये ग्रीन ब्लू कलर से बना रखी है, ये कौन सी है, ये तृतीयक जड़ें हैं। कौन सी जड़ें हैं, तृतीयक जड़ें। इस प्रकार से अपस्थानिक मूल की बात करें बेटा, तो अपस्थानिक मूल में क्या है, तो अपस्थानिक मूल में देखिए आप, ये देखिए आप